Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th अकाउंटेंसी में पार्ट था फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 7. नेम ऑफ चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 3 डिसोल्यूशन का. आज का लेक्चर और मैं कल एक दूसरा लेक्चर आपको करवाऊंगा. वो दो लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. जो एग्जाम में 3 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल आने वाले हैं वो आज के लेक्चर में और कल से लेक्चर में ही होंगे. याद रखिए, आज आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल करवा रहा हूं. तो देखिए, टेक्स्ट बुक निकालिए. टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 311 पे एग्जाम्पल नंबर 5. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5. वैसे 5 एग्जाम्पल एक नहीं है, 5 में एग्जाम्पल 1 to 12 है. तो 5th में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 1. पेज नंबर है आपका 311. तो सबसे पहले 311 पेज नंबर निकालिए. 311 पे एग्जाम्पल नंबर 5th में आपको देखना है सब एग्जाम्पल नंबर 1. याद रखिए 3 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा. ये 12 में से ही कोई एक होगा. और सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 में जो 8 एग्जाम्पल है, इसमें से भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. मगर ये आपके लिए आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, 2 लेक्चर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. यदि आपको 6 मार्क्स चाहिए तो ये 2 एग्जाम्पल आपको 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो. चलो स्टार्ट करते हैं. पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए फर्म इन केस ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे ये आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसकी आपको एंट्री करनी है. मगर एग्जाम अभी मैं यहाँ पे एंट्री वैसे ही कर दूंगा, मगर एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में ड्रॉ करके एंट्री करनी है. एंट्री का जो प्रोफॉर्मा है, डेट, पर्टिकुलर्स, बाद में एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का जो प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा में आपको ड्रॉ करके करनी पड़ेगी. एक या 2 एग्जाम्पल में मैं ड्रॉ करके ही करूंगा. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, book value of goodwill rupees 56,000. No amount is realized. बैलेंस शीट में गुडविल दी है आपको 56,000. अमाउंट रियलाइज इज नॉट गिवन. तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्किंग करूंगा. तो आपको एग्जाम में रफ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. आपको एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्किंग कर रहा हूँ. देखिए ऐसा होगा. लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट. ऐसा होगा रियलाइजेशन अकाउंट. जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा छोटा सा. बाद में कैश अकाउंट भी छोटा सा बनाऊंगा. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा ऊपर लेने का. ऐसा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितने भी पार्टनर होंगे इतने कॉलम होंगे. लास्ट अकाउंट होगा कैश अकाउंट. लास्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाया था, मेन एग्जांपल, इसमें इस अकाउंट मैंने बनाया था कैश एंड बैंक अकाउंट. सबसे पहले दिया है आपको बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है, लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल रुपीज 56,000. बैलेंस शीट में गुडविल है 56,000. गुडविल एसेट है, आप सबको मालूम होना चाहिए. तो गुडविल एसेट हम कहां पे लिखेंगे सबसे पहले, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता था टू गुडविल. याद होगा सभी एसेट हम यहाँ पे लिखते थे. कितना है 56. लेजर पोस्टिंग हो गया. आपको एंट्री करनी है. तो एंट्री कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे एंट्री के लिए आपको एंट्री कौन सी होगी, यहाँ पे वो आपको एंट्री देखनी है. रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट. तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. तो फर्स्ट एंट्री के लिए यहाँ पे देखिए आपको एंट्री करनी है. तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, नेम ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कंपनी लिखना है. ऐसा होगा आपका एग्जाम्पल में एंट्री का प्रोफॉर्मा.
एग्जाम में आपको ऐसा प्रोफॉर्मा ड्रॉ करके ही लिखना है। मैं यहाँ पे आज डायरेक्ट ही लिखूंगा, मगर एग्जाम में आप ऐसा प्रोफॉर्मा ड्रॉ करके ही आपको लिखना पड़ेगा। एक कॉलम है आपका डेट कॉलम, ये है पर्टिकुलर, यहाँ पे होगा LF डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है, मैं कहां पे लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एंट्री कौन सी होगी? फर्स्ट एंट्री ऐसी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 56,000 टू गुडविल अकाउंट 56,000। नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक या दो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, बाद में मैं सिर्फ बोल जाऊं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसा नरेशन होना चाहिए, एग्जाम में आपको लिखना है। सेकंड, अब देखिए गुडविल एसेट का एक रूल्स है, यदि इंटेंजिबल एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन, इट इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज जीरो। याद रखिए, इंटेंजिबल एसेट में रियलाइजेशन वैल्यू यदि नहीं दिया है तो क्या आपको एजम्पशन करना होगा? जीरो। टेंजिबल एसेट में इफ रियलाइज वैल्यू इज नॉट गिवन, यू हैव टू एज्यूम बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड वैल्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट में यदि रियलाइजेशन वैल्यू इज नॉट गिवन तो आपको जीरो एजम्पशन करना है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, नो लिखा है आगे, नो अमाउंट इज रियलाइज। आपको कुछ भी, वैसे तो इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट दिया है, कुछ भी आपको गुडविल में से मिलता नहीं है तो सेकंड एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे लिखा होता रियलाइज वैल्यू रुपीज 50,000, 60,000, वॉट एवर इट मे बी, तो क्या करते हैं आप? सेकंड एंट्री आपको करनी पड़ती। यदि गुडविल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश में होगा डेबिट, रियलाइजेशन में होगा क्रेडिट। तो आपको ये सेकंड एंट्री भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। यदि रियलाइज वैल्यू इज गिवन, मगर लिखा है नो रियलाइज वैल्यू इज गिवन, नो अमाउंट रियलाइज, कुछ भी मिलता नहीं है, फिर भी आपको एक एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपको ऐसा लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मगर आपको ये याद होना चाहिए सभी एसेट कहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लिखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। यदि लायबिलिटीज है तो आप कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। ये हो गई आपकी एंट्री। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपको लिखना है तो पोस्ट करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये निकालना पड़ेगा क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये निकाल देता हूं। ये हो गया, यहाँ पे अब मैं सेकंड एग्जाम्पल करवाऊंगा। अगेन ऐसा आपको ड्रॉ करना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है वो आपको समझने के लिए रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इन द बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग रुपीज 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। ये बैलेंस शीट में दिया है 8 लाख एंड 2 लाख। आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड रुपीज 150 आर रियलाइज फ्रॉम देम। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग 8 लाख, इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख आर डिस्क्लोज रिस्पेक्टिवली रुपीज 9 लाख एंड 150 रियलाइज फ्रॉम देम। बैलेंस शीट में कितने दिए हैं आपको? क्या दिया है? 2 एसेट आपको मालूम होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग एंड दूसरा कौन सा है, लैंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बोथ आर एसेट। तो सबसे पहले एसेट आप कहां पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना? 8 लाख है, 9 लाख है, कितना है? लैंड बिल्डिंग इज गिवन रुपीज 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख। तो आपको पहले ये लिखना है, ये एंट्री हो जाएगी। आपने लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं, इसकी आपको एंट्री पता होनी चाहिए। बाद में रियलाइज वैल्यू, कितना रियलाइज हो रहा है, लैंड बिल्डिंग में से 9 लाख और इन्वेस्टमेंट में से 150, यानी कि टोटल केस आपके पास कितनी आ रही है, 9 + 150 1050 केस आ रहा है।
तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 1050 एंड रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1050। लिखेंगे क्रॉस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन नहीं, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है, कैश, तो कैश में कैश नहीं, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है, रियलाइजेशन। अब देखिए दो एंट्री होगी, एक ये एंट्री, क्योंकि इसकी रियलाइज वैल्यू इज गिवन। गुडविल की रियलाइज वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने एक एंट्री की थी, यहाँ पे दो एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट एंट्री, देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी वो आपको देखना है। फर्स्ट एंट्री ये होगी, ये लेजर पोस्टिंग है। एंट्री क्या हो सकती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये दोनों क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, दो एसेट है, कौन सी दो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना है लैंड बिल्डिंग 8 लाख, एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख, टोटल ऑफ डेबिट 10 लाख। नरेशन अभी मैं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री यहां से भी कर सकते हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये कौन सा अकाउंट डेबिट है, कैश एंड बैंक। ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, रियलाइजेशन। यदि ऐसा पता नहीं चले तो एक बार आपको ये पता चल गया तो सेकंड एंट्री में यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट है तो सेकंड एंट्री में क्रेडिट होगा, यदि यहाँ पे क्रेडिट है तो सेकंड एंट्री में हो जाएगा डेबिट। आप एसेट बेच रहे हैं तो आपके पास कैश आने वाली है, तो सेकंड एंट्री कौन सी होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। एंड सेकंड इफेक्ट डिसोल्यूशन में सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन में होती है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है 1050, टोटल आपके पास कैश आ रही है 1050, ये हमने बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट बेच दिया। सेकंड एंट्री नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, हो गया ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड कौन सा है वो आपको देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना है तो लिख भी सकते हैं पॉज करके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये 12 एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में आज हो जाएगा 1 to 12। ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, मगर ये मेरे को यहां से निकालना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, अब आपके लिए इजी हो चुका है, मगर इसमें आप समझेंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा। मगर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पर्टिकुलर आइटम इज एसेट और लायबिलिटीज। यदि ये पता नहीं है तो आपको कभी भी ये चैप्टर नहीं पता चलेगा। चलो नेक्स्ट वन क्या है एग्जाम्पल, बुक में देखना पड़ेगा सबको तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बुक में पेज नंबर 311 पे, पेज नंबर 311 एग्जाम्पल नंबर 5 में थर्ड एग्जाम्पल, टोटल एसेट ऑफ फर्म ₹2 लाख। याद रखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच 40% ऑफ आर करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश ₹10,000, बुक वैल्यू इज रियलाइज। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए टोटल एसेट कितनी है, बोलिए टोटल एसेट इज गिवन 2 लाख है। अगेन रिपीट कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन में, टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख, आउट ऑफ विच 40% इज ऑफ करंट एसेट। इसमें से करंट एसेट कितनी है 40%, यानी कि 80,000। इसमें कैश इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, देखिए जी इंक्लूडिंग कैश ₹10,000। इसमें से कैश कितनी है 10, तो अदर करंट एसेट कितनी होगी 70। यहां पे देखिए 2 लाख में से करंट एसेट है 40% यानी कि 80,000, तो फिक्स एसेट कितनी होगी बोलिए 60%, 6 2 12 120। ये हो गया आपका सब बाइफर्केशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए टोटल एसेट ऑफ फर्म आर ₹2 लाख, आउट ऑफ विच 40% ऑफ द करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश ₹10,000, बुक वैल्यू इज रियलाइज। सबसे पहले एसेट में कहां पे लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, मगर याद रखना चाहिए एसेट में कैश में कहां पे लिखूंगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट। तो सबसे पहले मैं इसका लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। देखिए
कैश अकाउंट में डेबिट, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश 10,000। बाद में अदर करंट एसेट रियलाइजेशन में डेबिट टू अदर करंट एसेट। कितनी है अदर करंट एसेट 70। एंड फिक्स एसेट, ये भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, एसेट ऑलवेज रियलाइजेशन में होगा डेबिट, कितनी 120। अब देखिए ये बेचने की जरूरत नहीं है, 10,000 हो तो ऑलरेडी कैश है, कैश कभी बेचने की जरूरत होती है नहीं, तो मैं कौन सी एसेट बेचूंगा, ये एसेट बेचूंगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो 170 एंड 120 टोटल एसेट मैंने बेची, कितने में बेची, बुक वैल्यू से। ये टोटल दोनों का टोटल कितना है 190। इट मींस मैं एसेट बेचूंगा तो मेरे पास कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है, कैश में होगा डेबिट 190, रियलाइजेशन में होगा क्रेडिट 190। लिखेंगे क्या क्रॉस, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन। अब देखिए एंट्री, सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट के लिए एक एंट्री ये करनी पड़ेगी, उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये बैलेंस है, कभी भी बैलेंस की एंट्री नहीं होती, तो ये एंट्री नहीं होगी। तो फर्स्ट एंट्री ये होगी, सेकंड एंट्री ये होगी। तो देखिए एंट्री फॉर क्वेश्चन में इसमें वर्किंग भी था थोड़ा। फर्स्ट वन, सबसे पहले एसेट में कहां पे ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन में। तो एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अदर करंट एसेट। कितना है अदर करंट एसेट 70। कैश अकाउंट के लिए एंट्री नहीं होगी। एंड टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट अकाउंट। कितना है फिक्स एसेट 120, टोटल ऑफ हो जाएगा डेबिट 190। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, बीइंग एसेट अदर करंट एसेट एंड फिक्स एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाद में बेचा है, कितने में बेचा है, बुक वैल्यू से, लिखा है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितनी है 190, तो कैश आ रहा है, कैश में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री कौन सी होगी, कैश आ रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कैश आ रहा है 190। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग फिक्स एसेट एंड करंट एसेट रियलाइज्ड एज पर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से आपने रियलाइज किया है दोनों। बस ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है तो लिख भी सकते हैं वर्किंग के साथ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये निकाल रहा हूँ, ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक बार में पता न चले तो ये लेक्चर आप 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सिंपल भी रहते हैं। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। यदि जर्नल एंट्री करनी है तो आपको लेजर में कहां पे पोस्टिंग होता है वो पता होना चाहिए। यदि लेजर का पता है तो एंट्री तो वैसे ही आपको पता चल जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है वो, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बुक्स में गुडविल नहीं है तो फर्स्ट एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप में से कोई ऐसे होंगे दिमाग बंद वाले, क्या करेंगे, गुडविल इज एसेट, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 00, बुक बैलेंस शीट में नहीं है तो इसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 00। नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। कितने में बेचा है वो देखिए, आगे लिखा है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन अ बुक्स बट ₹50,000 आर रियलाइज्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है मगर 50,000 में आपने रियलाइज कर चुके हैं, 50,000 में आपने बेचा है तो आपके पास कैश आ रहा है। कितनी कैश आ रहा है 50,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन में क्रेडिट अपोजिट, दूसरी इफेक्ट कहाँ पे है, कैश एंड बैंक, यहाँ पे लिखेंगे। कैश एंड बैंक में सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है, रियलाइजेशन। सिर्फ 1 एंट्री होगी क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, 0 है, तो फर्स्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मगर बेचा है गुडविल आपने 50,000 में तो एक एंट्री ही आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए एंट्री कौन सी होगी, कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, तो फर्स्ट एंट्री होगी। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 4th है 5th है 4th, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट
कितना लिखना है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट आपको 50,000 आपके पास कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? एसेट बेची इसलिए, तो रियलाइजेशन गुडविल अकाउंट क्रेडिट करने की जरूरत है, रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे 50,000। नरेशन being goodwill not appear in books but realize rupees 50,000। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, being goodwill not appear in books but realize rupees 50,000। आपके पास केस आ रहा है 50,000, तो आपको ये एंट्री लिखनी पड़ेगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं स्टार्ट करूंगा एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ वन क्या है एग्जाम्पल? द वैल्यू ऑफ लैपटॉप। आप सबको मालूम होगा ये लैपटॉप एसेट है। वैल्यू ऑफ लैपटॉप रुपीज 35,000। वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर इट रुपीज 25,000। पहले बैलेंस शीट में जो लैपटॉप है उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहा हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फर्स्ट एंट्री तो आपको पता चल गया होगा। सेकंड एंट्री के लिए आपको दिमाग चलाना है। वैसे भी ज्यादा दिमाग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैपटॉप गिवन इन बुक्स। बुक्स में लैपटॉप कितना है बोलिए? बैलेंस शीट में दिया है 35,000 लिखा है। कहां पे था? क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ लैपटॉप रुपीज 35,000। तो लैपटॉप में कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन में डेबिट लैपटॉप 35,000। ये हो गए फर्स्ट एंट्री। आप सबको पता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप इज अ एसेट, आप सबको मालूम होना चाहिए। यदि मैंने बेचा होता तो मेरे पास कैश इनफ्लो, यहाँ पे लिखता डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। मैंने बेचा नहीं है, कोई पार्टनर ले गया है। यदि पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो आपको साइड चेंज नहीं करनी है, इसकी जगह पे आपको ऊपर पार्टनर्स टेक ओवर किया है, पार्टनर्स ने, यहाँ पे होगा डेबिट। सेकंड इफेक्ट तो फिक्स है रियलाइजेशन में। सेकंड इफेक्ट कहां पे आप लिखेंगे? रियलाइजेशन। पार्टनर्स ने टेक ऑन ओवर किया है। कितने का लैपटॉप कितने में टेक ओवर किया है? बुक वैल्यू कितनी भी हो, टेक ऑन ओवर कितने में किया? 25,000 में। यदि बेचा होता तो मैं यहाँ पे लिखता। याद रखिए, मैंने लैपटॉप बेचा होता तो मेरे पास कैश इनफ्लो होता, मैं यहाँ पे लिखता। मगर पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है तो इसकी जगह पे मैं कहां पे लिखूंगा? यहाँ पे। कितने में टेक ओवर किया है? 25,000 में। यहाँ पे है डेबिट। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखूंगा? सेकंड इफेक्ट ऑलवेज रियलाइजेशन, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। लिखना है क्रॉस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अपोजिट। सेकंड अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं? सेकंड अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स। कौन पार्टनर? नेम इज नॉट गिवन, तो एक्स पार्टनर्स, एक्स कैपिटल अकाउंट, या तो एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 35,000। नरेशन बीइंग लैपटॉप ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने लैपटॉप रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है। सेकंड एंट्री कौन सी होगी? पार्टनर्स ने टेक ऑन ओवर किया है। कौन पार्टनर? नेम ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन, तो सेकंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल, या तो एक्स कैपिटल, एक्स भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ पार्टनर, या तो वन ऑफ द पार्टनर, या तो पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे ही सेकंड एंट्री के लिए तो इजी है, कितने में टेकन ओवर किया है वो आपको देखना है, 25,000। यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट है तो सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000, सॉरी 25। पार्टनर्स ने 25 में टेकन ओवर किया है। या तो एक्स कैपिटल, यदि पार्टनर्स का नेम है एक्स वाई जेड तो आप लिख सकते हैं वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, वॉट एवर इट मे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे ऑफ लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू द फर्म। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 6। सबसे पहले श्रीमती's लोन, इट मीन्स वाइफ्स लोन, पार्टनर्स वाइफ्स लोन
वाइफ लोन इज ए लायबिलिटीज, आपको मालूम होना चाहिए लायबिलिटीज में कहां पे ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड पे लायबिलिटीज होगी, एसेट सब डेबिट होगी, तो लायबिलिटीज में कहां पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड। तो देखिए ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज आपको लिखनी है क्रेडिट साइड। कौन सी लायबिलिटीज है, सबसे पहले नेम ऑफ लायबिलिटीज मिसेस एक्स श्रीमतीज लोन, जैसा मैंने देखा है 6 नंबर, ए पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती ₹40,000 which was given to the firm। श्रीमती ने फर्म को लोन दिया था, फर्म के लिए लायबिलिटीज है, कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, आपको ये मालूम होना चाहिए। यदि एसेट है तो आप यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वन, यदि लायबिलिटीज है तो आपको करना है क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट लिखूंगा बाय श्रीमतीज लोन अकाउंट। कितनी थी लोन, अमाउंट ऑफ लोन, श्रीमतीज लोन अकाउंट, लोन मेरे को दिखाई दे रहा है 40,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए श्रीमतीज लोन इज ए लायबिलिटी। यदि एसेट होती तो मैं यहाँ पे लिखता लायबिलिटीज है इसलिए यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको मालूम है, तो एंट्री कौन सी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा, श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री देखिए श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट कितना है 40,000, क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 40। अब सेकंड एंट्री के लिए यहां पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, तो सेकंड एंट्री में क्या होगा, डेबिट। इतना तो आपको पता होना चाहिए, यदि पता नहीं है तो श्रीमतीज लोन का लायबिलिटीज है, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। यदि मैं पेमेंट करूंगा फर्म में से तो केस जा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट होगा। यदि पार्टनर्स एग्रीड हो गया है, पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ की जगह पे मैं कहां पे लिखूंगा, ऊपर, साइड चेंज मत करो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, श्रीमतीज लोन इज ए लायबिलिटीज। यदि एग्जांपल में लिखा होता इट इज पेड, तो फर्म में से पेमेंट किया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस जा रहा है, केस आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे होगा क्रेडिट। यदि पार्टनर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट इट, पार्टनर एग्री हो गया कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ की जगह पे यहाँ पे आपको लिखना है, लिखा है पार्टनर एक्सेप्टेड। कहां पे लिखा है, मैंने देखा था, ये पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन, पार्टनर एग्रीड हुआ है कि मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा, तो इसकी जगह पे आपको यहाँ पे करना है क्रेडिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, डिसोल्यूशन में सेकंड इफेक्ट होगी रियलाइजेशन। क्रॉस यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट नेम रियलाइजेशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। यदि नेम है तो नेम लिख सकते हैं, नेम नहीं है तो नेम लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंट्री ये होगी सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री कौन सी है, ये मैं लिख चुका हूं, ये रहा, रियलाइजेशन अकाउंट हो चुका है, क्रेडिट श्रीमतीज लोन अकाउंट हो गया है, डेबिट। सेकंड एंट्री कौन सी है, ये हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 40,000। ये हो गए आपका एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे नरेशन क्या होगा, श्रीमतीज लोन दैट इज लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, पार्टनर्स एग्रीड टू पे ऑफ श्रीमतीज लोन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 7। इसके लिए मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यदि एक बार में पता ना चले तो ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा। मगर एग्जाम में सिमिलर, सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, बाकी एग्जाम्पल सेम होगा, या तो अमाउंट डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये 12 में से ही कोई 3 पॉइंट होंगे, 3.3 मैक्स। सेकंड टाइम, सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें 8 पॉइंट है, 8 में से कोई 3 पॉइंट होंगे, इसका भी 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5th में 7 दिखाई दे रहा है,
7 क्या है फर्स्ट, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है इनकम टैक्स का, मगर अब लायबिलिटी है, आपने पेमेंट किया. कितना पेमेंट किया है? 30,000. बुक में नहीं है तो फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है. आपने पेमेंट किया है, लिखा है पे, लिखा है ना, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000. अब आपको पेएबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 30,000. आप पेमेंट करेंगे तो केस आ रहा है या केस जा रहा है? जा रहा. केस इन बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी? इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेकंड इफेक्ट ऑलवेज रियलाइजेशन. यहां पे है क्रेडिट तो यहां पे होगा डेबिट. अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक. यहां पे अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन. एंट्री कौन सी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो एक ही एंट्री होगी. बुक में नहीं है, आपने पेमेंट किया. इट मीन्स आपके लिए एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. कितना पेमेंट किया है आपने? 30,000. 30 है पेमेंट. यस 30,000. नरेशन जो भी है लिखना पड़ेगा. बीइंग इनकम टैक्स लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स नाउ पेड ₹30,000. अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं था, आपने पेमेंट किया है 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर है 8. यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन कौन सा है वो देखिए. सबसे पहले, after making payment of all the liabilities and loan of partners of a firm, surplus of asset is 120. Profit and loss sharing ratio of partners ABC 5:3:2. याद रखिए, सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद रियलाइज सरप्लस यानी कि रियलाइजेशन में यहां पे डिफरेंस आता है, इट इज कॉल्ड ए सरप्लस. यदि यहां पे डिफरेंस आता है तो इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट और लॉस. याद रखिए, यहां पे डिफरेंस आता है रियलाइजेशन में, इट इज कॉल्ड एज सरप्लस या तो प्रॉफिट. यदि यहां पे डिफरेंस आता है, इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट और लॉस. सरप्लस है या डेफिसिट है? देखिए, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म, सरप्लस ऑफ एसेट इज 120. यहां पे डिफरेंस आया है 120. ये 120 में कहां पे ले जाऊंगा? यहां पे लिखते हैं ना लास्ट में, टू पार्टनर्स कैपिटल. रियलाइजेशन अकाउंट जब क्लोज करेंगे तब टू पार्टनर्स कैपिटल. कौन 3 पार्टनर है? एडीसी लिखा है अंदर. देखिए रेशियो कौन सा है? 5:3:2 है. यस 5:3:2 यानी कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 60, 36, 24 बराबर है. 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट देखिए 24 आई थिंक बराबर है, बराबर ही होगा. यहाँ पे है डेबिट तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट. 3 पार्टनर है तो आपको इसका 3 कॉलम बनाना पड़ेगा. 60,000, 36,000 एंड 24,000. लिखते क्या है? बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ये लेजर पोस्टिंग हो गया. एंट्री कौन सी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल. एंट्री होगी. यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 8 की. देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 120, ये डेबिट साइड 120 है. टू एस कैपिटल अकाउंट बोलिए 60. टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना है? बीस कैपिटल अकाउंट 36 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹24. नरेशन आपको लिखना पड़ेगा. बीइंग सरप्लस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. याद रखिए रियलाइजेशन अकाउंट का सरप्लस है. सरप्लस यानी कि यहां पे डिफरेंस. एग्जाम में शायद ऐसा होगा, at the time of dissolution after paying all liabilities and partners loan, deficit of realization account ₹60,000. तो डेफिसिट यहां पे होगा. डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स XYZ. पार्टनर्स के नेम होंगे XYZ.
तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। तो एंट्री कौन सी होगी? एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। सरप्लस है या डेफिसिट है वो आपको देखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल हो गया 8 यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। मगर ये लेजर पोस्टिंग में आप समझेंगे तो आपको इजी लगेगा एंट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मशीन इज डिस्क्लोज इन बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹2 लाख। बुक में मशीन 2 लाख है। आगे लिखा है बुक वैल्यू इज रियलाइज। सिंपल तो क्वेश्चन है, बुक्स में मशीन दिया है 2 लाख। आपको मालूम होना चाहिए मशीन इज एसेट और लायबिलिटीज। यदि एसेट है तो आपको लिखना है डेबिट, 2 लाख है, एसेट है तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन। बाद में बुक वैल्यू से रियलाइज हुआ है, मशीन इज एसेट। एसेट बेचेंगे तो कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा? कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है। कितनी कैश आ रही है? बुक वैल्यू से। तो कैश एंड बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओके, ये सेकंड एंट्री है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना लिखने का है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मशीन अकाउंट 2 लाख। बाद में आपने मशीन बेच दिया, बुक वैल्यू से बेचा है, बुक वैल्यू से इट मींस 2 लाख में ही बेचा। तो सेकंड एंट्री कौन सी होगी? कैश आ रहा है तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 2 लाख। नरेशन बीइंग मशीन सोल्ड, या तो मशीन इज रियलाइज एज पर बुक वैल्यू। नरेशन कोई भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ लिखना है नरेशन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए 10th एग्जाम्पल। पहले सबसे पहले आपको ये देखना है एग्जाम्पल कौन सा है, ये निकाल रहा हूं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। One partner has accepted responsibility to undertake dissolution procedure। एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है सभी डिसोल्यूशन का वर्क मैं करूंगा। पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है जो भी वर्क है डिसोल्यूशन का वो पार्टनर्स करने वाला है। कौन पार्टनर्स? नेम ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन। आप सिर्फ पार्टनर्स लिख सकते हैं या तो एक्स पार्टनर्स भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है one of the partner accepted responsibility to undertake dissolution procedure in return of it decided to pay remuneration of ₹20,000। 20,000 आपने फिक्स कर चुके हैं कि तेरे को 20,000 मिलने वाला है। हमने एक्सेप्ट किया है, तो सब वर्क करेगा डिसोल्यूशन का। कोई भी एक पार्टनर को बोलती है फर्म, यदि आप वर्क करेंगे तो आपको 20,000 टोटल फिक्स अमाउंट मिलेगा। On account of expenses, firm has paid him 12,000। फर्म ने अभी 12,000 तो पेमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिसाइड कितना हुआ है डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 20,000। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट 20। इसमें से फर्म ने पेमेंट कितना कर चुके हैं? फर्म ऑलरेडी 12,000 तो पेड कर चुके हैं। तो 12,000 यहाँ पे कैश जा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट। एंड रिमेनिंग 8,000 पार्टनर्स को अभी देना बाकी है। तो पार्टनर्स जिसको भी देना बाकी है पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 2 बार ये देखना पड़ेगा। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, पार्टनर्स एग्रीड हुआ है कि सब वर्क मैं करूंगा, इसके बदले में पार्टनर्स को कितने मिलने वाले हैं? 20,000। फर्म के लिए 20,000 एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसमें से फर्म में से पेमेंट कितना हो चुका है? 12। तो कैश जा रहा है, कैश में क्रेडिट। एंड 8,000 अभी पार्टनर्स को पेएबल है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल कितना आपको पेमेंट करना है पार्टनर्स को? बोलिए 20,000। तो रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंस है 20,000,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000। अब सपोज फुल पेमेंट हो चुका होता, 20,000 फुल अमाउंट इज पेड, तो आप कैश अकाउंट क्रेडिट कितना लिखेंगे? 20। फुल अमाउंट इज पेएबल, अभी तक एक भी रुपीस आपने पेमेंट नहीं किया है, तो कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट 20। मगर आपने पेमेंट कितना किया है? 12। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं कैश एंड बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट किया है 12, तो कैश जा रहा है 12 एंड रिमेनिंग पार्टनर्स को पेएबल है टू एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स को पेमेंट बाकी है, पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, इसलिए एक्स पार्टनर, नहीं वो पार्टनर इज नॉट गिवन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स पार्टनर लिखा है। आप यहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11 है। देयर आर डेटर्स ऑफ ₹120। सबसे लेंथी क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। बाद में 12 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 11 के लिए पहले मैं ये सब निकाल देता हूं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एंट्री भी निकाल रखा हूं, चलिए बस। थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है, आपको 2 बार देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, 3 बार देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 सबसे हार्ड क्वेश्चन। एंट्री भी थोड़ी ज्यादा होगी, मगर इस साल कोरोना की वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि पेपर सिंपल होगा इसलिए नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 10 तो हो चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देयर आर डेटर्स ऑफ ₹120। आपको मालूम होना चाहिए डेटर्स इज एसेट, तो मैं 120 कहां पे लिखूंगा? ये रहा 120, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। यहां पे लिखूंगा मैं डेटर्स, ओके, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। आगे लिखा है देयर आर डेटर्स ऑफ ₹120 एंड क्रेडिटर्स ₹60,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्रेडिटर्स कितने हैं? 60। क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटीज, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स। ये सेकंड एंट्री हो गई। 2 एंट्री तो आपको मालूम हो गई कंप्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे लिखा है इट इज, कहां पे था? हाँ 11। One partner has taken debtors at 20% less than book value. पार्टनर ने डेटर्स को टेक ओवर किया है मगर 20% लेस। ये डेटर्स था 120, इसमें से 20% लेस 20% यानी कि 24,000 कितने में टेक ओवर किया है? 96,000 में। आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, डेटर्स इज एसेट। यदि बेचा होता तो मैं कहां पे लिखता? कैश में डेबिट। पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है तो इसकी जगह पे ऊपर याद रखिए, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, डेटर्स इज एसेट पहले तो आपको यहां पे लिखना है। यदि डेटर्स को बेचा होता तो कैश आ रहा है, कैश में डेबिट, यहां पे क्रेडिट। पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है तो ऊपर कितने में टेक ओवर किया है? 96 में, तो यहां पे देखिए डेबिट, तो यहां पे क्या होगा? क्रेडिट। ये थर्ड एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। अब फोर्थ एंट्री आगे लिखा है, पार्टनर्स ने डेटर्स तो टेक ओवर किया है, आगे लिखा है लेस 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स को भी पे करना एक्सेप्ट करता है पार्टनर्स। यदि क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटीज, यदि पेमेंट किया होता तो मैं यहां पे लिखता 60,000। पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो इसकी जगह पे कहां पे लिखना पड़ेगा? ऊपर। कितना एक्सेप्ट कर रहा है? 60। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी? रियलाइजेशन। यहाँ पे होगा डेबिट। ये 4 एंट्री होगी इसमें। सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकंड, बाद में थर्ड, बाद में फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री देखिए, यहाँ पे ये एंट्री आप सबको मालूम, डेटर्स इज एसेट, तो एसेट कहां पे लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नरेशन में बोल रहा हूं, आपको सुनना है सिर्फ 120। नरेशन बीइंग डेटर्स दैट इज एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्री कौन सी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिटर्स। तो सेकंड एंट्री देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है आपका 60,000। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स दैट इज लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं क्या बोल रहा हूं, बीइंग क्रेडिटर्स दैट इज लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री, डेटर्स का पेमेंट 20% लेस देन बुक वैल्यू वाली यानी कि 96,000। यदि आपने पेमेंट किया होता फर्म में से तो यहाँ पे लिखते पार्टनर्स एग्रीड कर रहा है, पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, तो इसकी जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेबिट। सेकंड इफेक्ट, तो फिक्स है डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ये डेबिट कौन सा अकाउंट, वन ऑफ द पार्टनर्स या तो पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ब्रैकेट में लिखता हूं एक्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 96,000। सेकंड इफेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग पार्टनर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, या तो पार्टनर्स टेक ओवर डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, पार्टनर्स टेक ओवर डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। आगे लिखा है एंड एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करना पार्टनर एक्सेप्ट करता है। यदि फर्म में से पेमेंट किया होता तो मैं यहाँ पे लिखता पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, रियलाइजेशन में होगा डेबिट। तो एंट्री कौन सी होगी, रियलाइजेशन क्या हुआ है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल हुआ है क्रेडिट, तो लास्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू पार्टनर्स दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट 60। नरेशन बीइंग पार्टनर्स एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, पार्टनर्स एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 11। यदि एग्जांपल नंबर 11 एग्जाम में आया तो सिर्फ एक ही एग्जांपल होगा 3 मार्क्स का, ये 4 एंट्री करो 3 मार्क्स आपके मिल चुके हैं। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन के लिए, पहले मैं ये निकाल रहा हूं लास्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और एग्जाम में भी शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों एग्जाम्पल 3-3 मार्क्स के, ये एग्जाम्पल नंबर 5 में से 12 में से ही कोई आ सकता है। चलो, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स आर बी एंड आई इज 3:2:1। आगे लिखा है, क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया है, अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस। आपको नीचे जो बैलेंस दिया है वो आपको डिस्पोज करना है, कहां पे लिखना है वो आपको याद होना चाहिए। जनरल रिजर्व आप सबको याद होना चाहिए। जनरल रिजर्व में कहां पे लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, याद है ना आपको। 3 पार्टनर है, कौन 3 है पार्टनर बोलिए, आरबीआई लिखा है, पार्टनर्स आरबीआई, तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज 18,000। 3:2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:1। तो यहाँ पे होगा 9,000, यहाँ पे होगा 6,000, यहाँ पे होगा 3,000। 3:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है जनरल रिजर्व को। आगे लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रहा आपका आरबीआई, तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड रेशियो में, कौन सा रेशियो है 3:1, तो 6,000, 4,000, 2,000, ये 3:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे लिखा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, याद रखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। कितना है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, मेरे को दिखाई दे रहा है 18,000। 18,000 को आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे देखिए होगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये लेजर पोस्टिंग हो गया है, आपको करनी है एंट्री।
यदि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एग्जाम में हो सकता है प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्रेडिट साइड। चलो 3 एंट्री होगी। यहाँ पे मैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 3 मार्क्स का 3 एंट्री होगी। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन पूरा, ये मैंने लेजर पोस्टिंग यहाँ पे कर चुका हूं, अब मैं कर रहा हूं एंट्री। आपको देखनी है सिर्फ एंट्री। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी आपको मालूम होना चाहिए। यहां से ये लेजर पोस्टिंग पर से आपको एंट्री पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री ये यहां से करूंगा, जनरल रीजन। आर्स कैपिटल, बीस कैपिटल, आइस कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। तो मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? जनरल रिजर्व। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 18,000 टू आर्स कैपिटल कितना है? 9,000 टू बीस कैपिटल रुपीज 6,000 and टू आइस कैपिटल अमाउंट दिया है 3,000। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन 3:2:1। अब सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये आपको लेजर पोस्टिंग हो गया है। एंट्री कौन सी होगी? आर्स कैपिटल डेबिट, बी डेबिट, आई डेबिट। क्रेडिट कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेकंड एंट्री देखिए, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 कितना है? 6,000। आर के बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000। आइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 and टू क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया 12,000। नरेशन बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। अब थर्ड एंट्री वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। यहाँ पे देखिए आरबीआई कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ऐसा ही लिखा है ना, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो थर्ड देखिए, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000, 18 है, यस 18 टू आर्स कैपिटल। आर्स कैपिटल अकाउंट होगा 9,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 and टू आइस कैपिटल अकाउंट। बोलिए आइस कैपिटल अकाउंट 3,000। नरेशन बीइंग वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट। आपको 1 to 12 ये लेक्चर 2 बार या तो 3 बार देखना है। यदि कोई डाउट है तो सैटरडे 10 to 12 के बीच में क्लास पे आ सकते हैं। 10 to 12 के बीच में सैटरडे आ सकते हैं। कोई भी डाउट है, आपको डाउट ये क्लियर करना पड़ेगा। बाद में एक बार में रिवीजन में अगेन ये चैप्टर जब सब लोग क्लास में बैठे होंगे तब कराऊंगा। आई थिंक इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी मार्च में भी एक बार होगा ये पूरा एग्जाम्पल। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 का। एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 मेथड से आपको करवा दूंगा। ओके, बाय बाय। ये लेक्चर 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, याद रखिए। ओके।